हेलो 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 एवरीवन। आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पद्मा स्टडी में। आज हम लोग जेक बोर्ड क्लास 10 झारखंड बोर्ड क्लास 10 का इम्पोर्टेंट साइंस की थ्योरी क्वेश्चंस लेके आए जो 8 मार्च 2025 को आप लोग के एग्जाम है। 8 मार्च 2025 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साइंस का हम लोग देखने जा रहे हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सर साइंस के यहाँ से अधिकतर क्वेश्चन सिमिलर टाइप पे देखने को मिल सकता है 8 मार्च को। तो चलिए बिना लेट किए हुए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है क्या कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाती है तथा संघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर अभिलंब से दूर जाती है। इसे प्रकाश का अपवर्तन कौन कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। तो बोला गया ये समझ में आ गया कि जब लाइट सर अगर दो माध्यम में सरल से विघन या विघन से सरल, ठीक है, संघन से विरल, विरल से या विरल से, तो क्या होते हैं लाइट जो आपका लाइट का बेंडिंग होता है। बेंडिंग मुड़ना सर प्रकाश की मुड़न को क्या कहते हैं? जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण जाता है और वो मुड़ जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, निकट दृष्टि दोष क्या है, इसे कैसे दूर किया जाता है? तो वह दृष्टि दोष, वह नेत्र का दोष जिसमें नजदीक का दिखे और दूर का ना दिखे उसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं और उसे अवतल लेंस के बने चश्मे द्वारा इसे दूर किया जाता है। नेत्र का वह दोष जिसमें कुछ सामने रखी वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है किंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती, उसे अवतल लेंस के बने चश्मे द्वारा इसे दूर किया जाता है। दूरदृष्टि दोष, कोई पूछे कि दूरदृष्टि दोष क्या है, तो नेत्र का वह दोष जिसमें कुछ दूर रखी वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है किंतु नजदीक रखी वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, इसे उत्तल लेंस के बने चश्मे द्वारा इसे दूर किया जाता है। तीसरा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? संरक्षण, द्रव्यमान के संरक्षण का पालन करें के नियम का पालन करें। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता है ताकि या द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का पालन करें। एक संतुलित रासायनिक समीकरण तब होता है जब अभिकारक में तत्वों के विभिन्न परमाणुओं की संख्या उत्पाद के बराबर होती है। तो Mg प्लस O2 रिएक्ट किया, क्या बना? MgO बना। तो ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। देखो मैग्नीशियम 1, ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन क्या है? 1 है। तो बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 लगाएंगे, मैग्नीशियम अब 2 हो गया तो 2 यहाँ लगा देंगे। तो इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसीलिए जरूरी है क्योंकि यह द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का पालन कर सके। तो एक संतुलित रासायनिक समीकरण तब होता है जब अभिकारक में तत्वों के विभिन्न परमाणुओं की संख्या उत्पाद के बराबर हो जाए। जितना आपके लेफ्ट साइड होंगे एरो के उतना ही राइट साइड होना चाहिए, दाहिने साइड होना चाहिए। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी सिलेबस से हटा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है? ठीक है, जो आपके डीएनए प्रतिकृति का जो प्रजनन में क्या महत्व है, तो डीएनए प्रतिकृति जीवों के गुणों को अगली पीढ़ी तक लेकर चलती है। इससे प्राणी का अस्तित्व बना रहता है, जैसे बोलते हैं पूर्वज, उसका असर वंशज बना रहता है, परंतु विभिन्नता के कारण उसमें कुछ अंतर आ जाता है। डीएनए आनुवांशिक गुणों का संदेशवाहक है जो माता पिता से संतान को क्या होता है? प्राप्त होता है। समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आपका बोला गया क्या? देखिएगा कि पारितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है? तो सर एक पर्यावरण को क्या करता है? बैलेंस रखता है कि जो मरे हुए चीज है उसको डिकम्पोज करके क्या कर देता है? मिट्टी में मिला देते हैं। अगर नहीं मिलाएंगे क्या होगा? पहाड़, जैसे प्लास्टिक का पहाड़ हो जाते हैं ना, उसी तरह बन जाता है और आपके पारितंत्र इम्बैलेंस मतलब असंतुलित हो जाता। तो अपमार्जकों को प्राकृतिक सफाई एजेंट होते हैं। ये जैव न्यूनीकरणीय पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ते हैं। इस प्रकार अपमार्जक वातावरण में संतुलन बनाने का कार्य करके पारितंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7, भूमिगत जल के कोई 2 लाभों का उल्लेख कीजिए। तो भूमिगत जल के कोई 2 लाभ,
भूमिगत जल फैलकर कुएं के जल स्तर को बनाए रखते हैं तथा खेतों में नमी बनाए रखते हैं। दूसरा, भूमिगत जल मनुष्य तथा जानवरों द्वारा दूषित नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो आपका बोला गया है कि अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में अंतर लिखिए। अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में निम्न अंतर है। एक तरफ अवतल दर्पण लिखना, दूसरा तरफ उत्तल दर्पण लिखना। प्रतिबिंब जो अवतल दर्पण से बनता है वो सीधा एवं उल्टा बनता है। उत्तल दर्पण जो प्रतिबिंब बनता है वो सदैव सीधा बनता है। सीधे बनने वाले प्रतिबिंब आभासी होते हैं। जो प्लेन मिरर में आपका जो इमेज बन रहा है ना, वो क्या होता है, आभासी होता है। लेकिन वही इमेज जो आपका प्रोजेक्टर्स के द्वारा बनता है वो रियल होते हैं। एवं उल्टे बनने वाले प्रतिबिंब वास्तविक होते हैं। लेकिन जो उत्तल दर्पण से बनता है वो हमेशा प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी होता है, काल्पनिक होता है। तीसरा पॉइंट, प्रतिबिंब का आकार वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है कि वस्तु कहां पे रखा हुआ है, तो उसके हिसाब से प्रतिबिंब बनेंगे, बड़ा, छोटा और उसी के साइज। प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा होता है, लेकिन उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब का आकार होता है वो वस्तु से हमेशा छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य रक्तांब क्यों प्रतीत होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में अधिक दूरी तय करती है। जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी के वायुमंडल में अधिक दूरी तक तय करती है, जिसके कारण सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। चूंकि लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत कम होता है, तथा सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाले नीले रंग का प्रकीर्णन अत्यधिक होता है। अधिक तरंग दैर्घ्य वाले लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत कम होता है, जिससे आंख तक केवल लाल रंग पहुंचता है। अतः सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य रक्तांब प्रतीत होता है। समझ आया, रक्तांब प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कि निम्न समीकरणों को संतुलित कर लिखिए। निम्न समीकरणों को संतुलित करके लिखना है। तो H2 प्लस Cl2 HCl बनाए, इधर हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, देखो रिएक्शन बैलेंस हो गया। दूसरा, सोडियम H2O जब रिएक्ट करता तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनते हैं। तो जब ये रिएक्शन बैलेंस करेंगे तो हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर आपके क्या है, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे। 2 जब लगाएंगे तो आपका हाइड्रोजन 4 हो गया, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे। ऑक्सीजन 2 हो गया, आपका सोडियम 2 है तो 2 यहाँ पे लगा दो, रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब मैंगनीज ऑक्साइड और HCl जब रिएक्ट करते हैं तो मैंगनीज क्लोराइड और क्लोरीन प्लस H2O बनता है। तो मैंगनीज 1 तो मैंगनीज 1, ऑक्सीजन बाद में क्लोरीन इधर क्या है 4, तो यहाँ पे क्या है 2, 1 है तो यहाँ पे 4 लगा दे। 4 जैसे लगाए क्या हो गया, ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पे 2 लगा दो, ऑक्सीजन 2 हो गया, हाइड्रोजन 4, बैलेंस हो गए। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, पहले धातु को बैलेंस करो। धातु बैलेंस है तो संतुलित है तो किसको करो, नॉन मेटल अधातु को, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के। वो अगर बैलेंस हो गए तो फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करो, फिर उसके बाद हाइड्रोजन को करो। समझ आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अम्ल वर्षा क्या है। आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता जबकि वर्षा जल होता है। सर, अम्ल वर्षा के जल का पीएच का मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। पीएच का मान 5.6 से कम हो गया तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। आश्रित जल विद्युत का चालक इसलिए नहीं होता जबकि वर्षा जल होता है क्योंकि सर आश्रित जल में कोई आयन नहीं पाए जाते और आपके वर्षा जल में पाए जाते हैं। आश्रित जल शुद्ध होते हैं जिसमें आयन नहीं बनता है। विद्युत का चालन आयनों द्वारा होता है। आगे समझिएगा। नेक्स्ट आपकी जो बोला गया, वर्षा के जल में थोड़ी मात्रा में अम्ल होते हैं क्योंकि वायु में उपस्थित SO2 और NO2 गैस जल में मिलकर इसे अम्लीय बना देते हैं। ये अम्ल H+ आयन उत्पन्न करते हैं जो विद्युत का चालन करते हैं। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया 12। निम्न यौगिकों के नाम एवं संरचना सूत्र लिखिए। एथेन से व्युत्पन्न, एथेन से जो बन रहा है अल्डिहाइड ड्राइव्ड फ्रॉम इथेन। एथेन से आपका जो बनाया गया, एथेन से व्युत्क्रम में एक अल्डिहाइड बनाया गया तो एक क्या होगा, जिसका नाम एथेनल होंगे। क्या होंगे, एथेनल। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH3CHO। अब कैसे बनाएंगे स्ट्रक्चर, 2 कार्बन है, 2 कार्बन का स्ट्रक्चर बना दो। एक कार्बन में CO, डबल बॉन्ड O लगा दो, फिर H लगा दो। अब यहाँ पे एक बॉन्ड बने हुए, 4 बॉन्ड बनाना है तो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। समझ आ गया। इसका नाम है एथेनल। कॉमन नाम जो है एसिटल्डिहाइड है। क्या है, एसिटल्डिहाइड है।
डिहाइड है, याद रखिएगा एसिटल्डिहाइड। अब आता है प्रोपेन से ड्राइव किया गया कीटोन, तो प्रोपेन से क्या बनेगा, प्रोपेनोन बनेंगे। प्रोपेनोन बनेंगे, इसका कॉमन नाम जो होता है एसीटोन होता है, कॉमन नेम एसीटोन होते हैं। इसका फॉर्मूला हो जाता है CH3COCH3। तो क्या करो, 3 स्ट्रक्चर कार्बन को बताओ, 3 कार्बन बना दो सर, बीच में डबल बॉन्ड O बता दो, क्योंकि CO साहब है तो बीच में बैठेंगे। फिर ऐसे बात, इधर एक बॉन्ड बन चुका है तो एक H इधर लगा, एक H इधर लगा, एक H इधर लगा, 4 बॉन्ड बन गए, इसका भी एक H इधर, एक H इधर, एक H इधर लगा, तो खत्म हो गए। ये आपका संरचना बन गया, ये आपका नाम हो गया, ये आपका यौगिक के नाम हो गए। समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपके बोला जाता है मेथन से व्युत्पन्न एक कार्बोजेलिक अम्ल बनाना है। तो मेथन से कार्बोजेलिक अम्ल बनाना है तो CH4 से क्या बनेंगे, मिथेनोइक अम्ल बनेंगे, जिसका नाम है फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल है भाई, फॉर्मिक अम्ल है। फॉर्मिक अम्ल है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, HCOOH हो जाएंगे। एक C लगा, डबल बॉन्ड O लिखो, OH लिखो, फिर H लगा दो, यही तो हो गया। क्या हो गया, ये फॉर्मिक अम्ल, मिथेनोइक अम्ल हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है, सुनिएगा। 13 नंबर जो है कि जब एड्रेनलिन रुधिर में स्रावित होता है तब हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया होती है। तो एड्रेनलिन को आपातकाल हार्मोन भी कहते हैं। जब कोई व्यक्ति भय या तनाव की स्थिति में होता है, स्ट्रेस, गुस्सा आ जाता है, तब शरीर स्वयं एड्रेनलिन हार्मोन को बड़ी मात्रा में स्रावित करता है। इससे हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, हमारी पेशियों को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति होने लगती है, पाचन तंत्र तथा त्वचा में रुधिर की आपूर्ति कम हो जाती है। इन अंगों की धमनियों के आसपास की पेशी सिकोड़ जाती है या रुधिर की दिशा हमारी कंकाल पेशियों की ओर कर देती है। डायफ्राम तथा पसलियों की पेशी के संकुचन से सांस तेज चलने लगती है। ये सभी अनुक्रियाएं मिलकर शरीर को आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार करती है। समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ऊर्जा के आदर्श स्रोत में क्या गुण है, ये भी आपके सिलेबस से हटा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 इंपॉर्टेंट है सर, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपके जो बोला गया, क्या सुनिएगा, पार्श्व क्रम संयोजन किसे कहते हैं। प्रतिरोधक को R1, R2 तथा R3 को पार्श्व क्रम में संयोजित करने पर समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त करें। तो पार्श्व क्रम संयोजन किसे कहते हैं, तो पार्श्व क्रम जब सभी प्रतिरोध के एक छोर को एक साथ तथा दूसरी छोर को एक साथ जोड़ा जाता है, तो इस प्रकार के संयोजन को पार्श्व क्रम संयोजन कहते हैं। इसमें करंट, विद्युत धारा अलग अलग होता है और आपकी विभवांतर एक ही होते हैं। तो एक आपका माना कि 3 रेजिस्टेंस बनाते हैं, सब ड्रॉ करते हैं, R1, R2 और एक R3 ड्रॉ करते हैं। अब जो ये यहां से एक बैटरी से जोड़ देते हैं, बैटरी से जब जोड़ते हैं इसे V वोल्ट बैटरी, इसको ऑन करते हैं तो क्या हो जाएगा, I करंट जाएगा, ये R1 हो जाएंगे, ये R2 हो जाएंगे, ये R3 हो जाएंगे, इधर से फिर I आ जाएगा, ये एंड A मान लेते हैं, ये एंड B मानते हैं। करंट इसमें जो जाएगा I1 मान लेते हैं R1 में, I2 R2 में I2 मान लेते हैं और I R3 में I3 मान लेते हैं। तो माना 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, तो इन पर विभव की मात्रा समान होगी, जबकि इनकी विद्युत धाराएं R1 में I1, R2 में I2, R3 में I3 होगी। तो ओम्स नियम के अनुसार I1 इक्वल टू लिखेंगे V बाई R1, I2 इक्वल टू लिखेंगे V बाई R2 और I3 इक्वल टू लिखेंगे V बाई R3। तो बिंदुओं A और B के बीच कुल धारा I बराबर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, यही लिख सकते हैं ना, यही तो लिख दिए, कुल धारा I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I बराबर लिखेंगे V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3 लिखेंगे, ये आपका लिख देंगे सर। अब चलते आगे की ओर जो होगा, नेक्स्ट जो बोला गया क्या, अब देखिएगा, यदि बिंदुओं A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध R मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ओम्स नियम के अनुसार I इक्वल टू VR हो जाएगा। तो I की जगह पे आप क्या हो जाएगा, V बाई R इक्वल टू V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। अब क्या करते हैं, V सबसे कॉमन ले लेते हैं, V बाई R इक्वल टू V मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। अब V से V कट जाएंगे
तो 1/r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, यही क्या हो जाएगा, आपकी आंसर हो जाएगी। समझ आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला जाता है, सुनिएगा ध्यान से कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, एक प्रयोग द्वारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण को समझाइए। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण एक बदलते चुंबकीय क्षेत्र के वोल्टेज उत्पादन में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाली धारा है। या तो तब होता है जब एक कंडक्टर को एक गतिशील चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, या जब एक कंडक्टर लगातार स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में घूम रहा होता है तब हो। मतलब कि अगर कंडक्टर स्थिर में है तो चुंबकीय क्षेत्र मूव कर रहे होंगे, गति में होंगे। अगर कंडक्टर मूव कर रहा गति में है तो चुंबकीय क्षेत्र स्थिर होंगे। तो एक के रिस्पेक्ट में दूसरा क्या होगा, मोशन में होगा। एक रुके है तो एक चल रहा होगा। तो वो एक एग्जांपल लेकर समझाना। तो तांबे के तार, दो कॉइल लेते हैं सर, दो कॉइल लेते हैं, एक को बैटरी से जोड़ देते हैं, एक को बैटरी से जोड़ देते हैं, और दो को दूसरा कॉइल लेते हैं, दूसरा कॉइल को जो है गैल्वेनोमीटर से जोड़ देते हैं। अब क्या सुनिएगा, तांबे के तार के दो अलग अलग कॉइल मिले जिनमें बड़ी संख्या में क्या हो, मोड़ हो, 50 और 100 मोड़। उन्हें एक अचालक बेलनाकार रोल के ऊपर डाल दे। एक बैटरी और एक प्लग कुंजी के साथ श्रृंखला में बड़ी संख्या में मोड़ वाले कॉइल एक को कनेक्ट करें। एक इसको मान लेते हैं, दो इसको मान लेते हैं। एंड कुंडल 2 को भी गैल्वेनोमीटर से जोड़िए। कुंजी प्लग इन करने पे जैसे ऑन करोगे स्विच को, गैल्वेनोमीटर का निरीक्षण करेंगे। हम देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर की सुई तुरंत एक तरफ कूद जाती है और जैसे ही जल्दी से स्विच पर लौट आती है, कुंडल 2 में एक क्षणिक धारा का संकेत देती है। इसमें क्या होगा, संकेत, क्योंकि इससे जैसे ऑन करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंजमेंट आएगा, मैग्नेटिक, वहां पे जो आपके क्या बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र का क्या होगा, चेंज होगा, बदलाव होने के कारण वहां पे करंट आएंगे। दूसरी बात जो बोला गया क्या, कि कॉइल 1 को बैटरी से डिस्कनेक्ट करो। आप देखेंगे कि सुई पल भर में चलती है लेकिन विपरीत दिशा में। इसका मतलब है कि अब कॉइल 2 में विपरीत दिशा में करंट प्रवाहित होता है। कि ऑन करोगे तो दूसरा डायरेक्शन में, ऑफ करोगे तो दूसरा डायरेक्शन, मतलब कि वहां पे चुंबकीय क्षेत्र क्या होना चाहिए, बदलते रहना चाहिए, तभी आपकी करंट, आपकी विद्युत उत्पादन हो। समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला गया, देखिएगा कि धातु एवं अधातु के 3 भौतिक एवं 2 रासायनिक गुणों में अंतर लिखिए। धातु एवं अधातु के 3 भौतिक एवं 2 रासायनिक गुणों में अंतर। एक तरफ धातु एक तरफ अधातु लिखेंगे। पहला भौतिक अंतर, धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, अधातुओं में कोई चमक नहीं होती है। दूसरा पॉइंट, धातु ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है, अधातु ऊष्मा एवं विद्युत की कुछ चालक होती है, मतलब सुचालक नहीं होती है। तीसरा, धातु आघातवर्धनीय तथा तन्य होती है। आघातवर्धनीय मतलब पीट के उसे सीट बना, चादर बना सकते हैं। तन्य मतलब खींच के वायर, तार बना सकते हैं। लेकिन अधातु आघातवर्धनीय तथा तन्य नहीं होती। रासायनिक अंतर, धातुओं के परमाणु धनायन बनाते हैं, मतलब Na+, Mg2+। अधातुओं के परमाणु ऋणायन बनाते हैं, Cl- O2- N3- etc। धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड जो होता है क्षारीय होता है। जैसे Na2O वाटर से जल से रिएक्ट किया तो NaOH एक ऐसा क्षार है। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, CO2 + H2O क्या बनेगा, H2CO3 बनेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 जो बोला गया, अमीबा में पोषण का सचित्र वर्णन कीजिए। तो अमीबा में भोजन के अंतर्ग्रहण कुछ पादों के द्वारा होता है। भोजन जो अंतर्ग्रहण होता है कुछ पादों के द्वारा होता है। भोजन जब अमीबा के बिल्कुल समीप होता है तब अमीबा भोजन के चारों ओर कुछ पादों का निर्माण करता है। सुडो हाथ बोल सकते हैं, झूठा हाथ बनाता है। कुछ पाद तेजी से बढ़ते हैं और भोजन को पूरी तरह घेर लेते हैं। धीरे धीरे कुछ पादों के सिरे आपस में जुड़ जाते हैं। इस तरह एक भोजन रसधानी का निर्माण हो जाता है, जिसमें भोजन के साथ जल भी होता है। भोजन का पाचन रसधानी में ही एंजाइमों के द्वारा होता है। पचा हुआ भोजन रसधानी से निकलकर कोशिका द्रव्य में पहुंच जाता है
वहां से फिर समूचे शरीर में वितरित हो जाता है। अमीबा में अपचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने के लिए शरीर की सत्ता से किसी भाग में एक अस्थायी छिद्र का निर्माण होता है, जिससे अपचा भोजन बाहर निकल जाता है। तो यहाँ मानो केंद्रक है, ये अमीबा है। अमीबा का एक खाद्य कंदिक्रिया। आप क्या करेंगे, पदार्थ या उत्पाद वो जनरेट करेंगे। देखो कुछ झूठा हाथ बनाएगा। अब झूठा हाथ को क्या करेगा, धीरे धीरे मोड़ेगा, क्लोज करेगा, मतलब खाद्य रिक्तिका वहां प्रोड्यूस होगा, खाद्य उसके अंदर चला जाएगा। एक खाद्य कण है। अब खाद्य कण क्या होगा, धीरे धीरे वो अपना शरीर के अंदर ले लेगा। अब वहां से क्या होगा, पच जाएंगे। पचा हुआ भोजन जो है पूरे शरीर में बांट देगा। अब पचा हुआ भोजन को निकालने के लिए एक किसी भी भाग में अस्थायी छिद्र होंगे, निर्माण होगा और पचा भोजन वहां से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट आपकी आती है क्वेश्चन नंबर 19 आपका क्या बोलता है कि अनुवांशिकता क्या है। अनुवांशिकता में डीएनए की क्या भूमिका है। तो अनुवांशिकता जो है माता पिता एवं अन्य पूर्वजों के गुणों का संतानों में अवतरित होना अनुवांशिकता कहलाती है। कि माता पिता एवं अन्य पूर्वजों के गुणों का संतानों में अवतरित हो जाना क्या कहलाता है, अनुवांशिकता कहलाता है। या संतति में पैतृक लक्षणों के संरक्षण को अनुवांशिकता कहते हैं। अनुवांशिकता में डीएनए की भूमिका, तो यह एक अनुवांशिक पदार्थ है जिसमें सभी अनुवांशिक सूचनाएं कूटबद्ध होती है। उसमें सारे सूचनाएं रहते हैं जो जनन के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती है। या द्विगुणन द्वारा अपनी अनुकृति बनाता है जो जनन के माध्यम से संतान में पहुंचती है। तीसरा, यह विभिन्नताएं भी उत्पन्न कर सकता है। उसमें डीएनए में उत्पन्न आपके जो होता है उत्पन्न विभिन्नताएं भी अलग भी आ सकता है कुछ से। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में आ सकता है सर। ठीक है, धन्यवाद।